कि उनके पिताजी के बारे में न जाने क्या कुछ कहा. And at the moment with us from the Congress, Mr. धनंजय जुनरकर. धनंजय जुनरकर साहब नमस्कार. नमस्ते नमस्ते सर. नमस्कार सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. बहुत दिनों बाद जुनरकर सर. बड़े दिनों के बाद. मुझे लग रहा है आपको बैन कर दिया था थोड़ी देर के लिए आपकी पार्टी ने. आप ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे इसलिए आपको बैन कर दिया गया. इसको मतलब क्या हो? कांग्रेस का कांग्रेस की बड़ी पुरानी परंपरा है, ऐसी बात नहीं है. चलिए सर, ये तो मजाक हो गया, लेकिन आज की तारीख में आप बताएं, आदरणीय सम्माननीय अनुराग ठाकुर साहब मंत्री जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस वार्ता करी, जिसके दौरान उन्होंने ये कहा भाई मणिपुर की तो बात ठीक है, उसके ऊपर तो हम लोग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये सब लोग पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा कोई, छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, राजस्थान में जो हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा. और बार बार उन्होंने राजस्थान पे ऐसा अटैक किया कि मतलब सुनने लायक था. और वो तो कंपेयर कर रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो सारे कांग्रेस रूल्ड स्टेट जितने हैं उनमें भी हो रहा है और ज्यादा हो रहा है सर. जुनकर साहब, The most unsafe place he said Rajasthan. Anurag Thakur. That's what he said. Yes, he said that Rajasthan is the most unsafe state For women. For women in India. और उन्होंने आपके एक मंत्री को भी कोट किया, जो मंत्री साहब ने कहा, थैंकफुली दैट मिनिस्टर हैज बीन थ्रोन आउट. उन्होंने कहा मर्दों का राज्य है राजस्थान, मर्दों का राज्य है, ऐसा एक मंत्री ने कहा है कांग्रेस के, जिसको अब बाहर कर दिया गया है. जी धनंजय साहब. बिल्कुल सर. भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करके और सनातनी हिंदुत्व की बात करके आज अपनी राजनीति कर रही है. इतने सालों से आप देख रहे हैं. तो मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ आपको कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता. मतलब जहां नारी की पूजा होती है वही स्थान पर देवता भी निवास करते हैं. ये एक संस्कृत सुभाषित है. जिस घर में, जिस देश में, जिस राज्य में आप महिलाओं की इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, वो घर प्रगति करता है, वो राज्य प्रगति करता है, वो देश प्रगति करता है. 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास. हम लोग बोल रहे हैं तो सर 70 करोड़ उसमें से महिलाएं हैं. अगर ये महिलाओं के प्रति आपको अगर कोई सम्मान नहीं है और 80 दिन तक आपको अगर ये वीडियो मार्केट में नहीं आता, अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आता और आपको और हमको या पब्लिक को नहीं मालूम पड़ता, तो आप सोचिए कि वहां देश में क्या हो रहा है. हम लोग क्या ये एक्चुअली इसके ऊपर ये वीडियो तो पूरा देखने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं. थोड़ा बहुत जो देखा वो देखने के बाद मन हमारा इतना गुस्से में है कि अपने पास इसकी कोई शब्द, कोई व्याख्या, कोई प्रतिक्रिया करने की हिम्मत नहीं होती कि क्या लेवल पे ये 2014 के बाद लोगों की थिंकिंग को मोदी सरकार ले गई है. धर्म, जात पात, उसके ब्राह्मण, दलित, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, ये लेवल करते जो महत्व के मुद्दे हैं, जिसपे देश को प्रगति करनी है, जो महत्व संस्था है उनको आपको संभालना है, वो आपने सब भुला के आपको एक ही जात धर्म और इसी के ऊपर से आप काम कर रहे हैं. और आप देखिए कि 2002 में आदरणीय वाजपेयी जी ने इनको राजधर्म की याद कराई थी गुजरात के अंदर, लेकिन उन्होंने उनका भी नहीं सुना था. आज की तारीख में भी राजधर्म ये भूल चुके हैं. केवल ये ही नहीं तो हमारे राष्ट्रपति हो, वहां के मणिपुर के राज्यपाल हो, वहां के मुख्यमंत्री हो, वहां के गृह मंत्री और यहाँ हमारे अमित शाह, ये सभी लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे है कि सर इनको सुबह सुबह टेक्निकली ब्रीफिंग की जाती है कि आज यहाँ क्या क्राइम हुआ या क्या क्या चीजें हमारे यहाँ हुई है. मतलब इनको सर 80 दिनों पहले ये ब्रीफिंग हुई कि इसी प्रकार की दुर्घटनाएं हुई है. वहां 5-5 हजार सर पुलिसों के वेपन लोगों में चले गए. वो ऐसी न्यूज है कि लोग लूट के लेके गए. आज सर आप देखिए, अगर एक पुलिस अपनी बंदूक में से एक गोली भी अगर फायर करता है तो उसको हिसाब देना पड़ता है. 5000 चीजें एक ही जगह कहीं होगी क्या? वो किस प्रकार से लोगों में चली गई क्या? और ये जो लड़कियों की बात है सर, जिनको पुलिसों ने खुद उस मौत के हवाले कर दिया, ये न्यूज है सर. ये एक न्यूज और एक उसकी जो सच्चाई, एक लाइन पढ़ने के बाद शक्ति नहीं हो रही, एक दिमाग काम नहीं कर रहा, प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं हो रही कि क्या लेवल पे सर ये हमारा देश, हमारे लोग, हमारी थिंकिंग और कहाँ लेवल पे ये लेके गए सर.
लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मान लीजिए अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो कोई एक्शन भी नहीं होता, सीधी बात है। अगर वो वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, उसके बाद जाकर के कुछ एक्शन हुआ है। लेकिन दूसरी चीज़, राजस्थान में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं जो हैं, महिलाओं के ऊपर जुर्म की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी होती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, राजस्थान हैज़ बीन अ समवॉट अनसेफ स्टेट फॉर विमेन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, उसमें कोई नई बात नहीं, जो भी सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पश्चिम बंगाल में तो अनुराग ठाकुर साहब ने कहा वहाँ पर भी महिलाओं को इसी प्रकार नग्न अवस्था में घुमाया गया, बलात्कार किया गया। वहाँ के आईजी साहब हैं या एसपी साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने इसमें तहकीकात करी एंड वी डिड नॉट फाइंड एनी ट्रूथ इन दिस इज व्हाट द पुलिस सेज। नाउ आई एम नॉट श्योर बिकॉज ही इज एन IPS ऑफिसर, ही विल फाइनली बी आई थिंक रिपोर्टिंग टू द सेंटर। लेकिन आपको लगता नहीं है जुनारकर साहब कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जहां मर्जी हो, जुल्म जहां मर्जी हो, क्राइम जहां मर्जी हो, हर जगह पे कंडेम होना चाहिए जुनारकर साहब? बिल्कुल सर, महिलाओं के प्रति सम्मान, मैंने पहले इसीलिए वो संस्कृत सुभाषित आपको बोला कि जहां महिलाओं को आप भूल जाते हैं, महिला 50% आबादी है, और हम लोग ये भी बोलते हैं मुलगी शिकली आणि प्रगति झाली। एक घर में एक लड़की अगर अच्छी तरह से पढ़ लिख ली तो फिर वो पूरा फैमिली संभालने की उनकी हिम्मत रखती है, ताकत रखती है, और पूरा घर को दिशा देने वाली रहती है। लेकिन जिस घर के अंदर महिलाओं को द्विजम नागरिक समझा जाता है या बिल्कुल नागरिक ही नहीं समझा जाता, ऐसी जगह, ऐसे समाज में फिर वो कोई भी जात धर्म का हो, वो समाज बिल्कुल आदि मानव की लेवल पे कहने का समाज है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है, जुनारकर साहब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अशोक गहलोत साहब हो गए या अपने ममता बनर्जी बघेल साहब हो गए या ममता बनर्जी हो गई, उन्होंने हर एक ने स्टेटमेंट दी है कि पुलिस काम कर रही है, जिसने भी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और काफ़ी अरेस्ट भी हुए हैं। आदरणीय सामान्य मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सिर्फ आप दो महिलाओं के खिलाफ घटनाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ तो न जाने कितनी हुई हैं। तो ये फर्क है शायद, थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर, ये थोड़ा सा फर्क नहीं, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि 2002 में जो राजधर्म की बात थी सर, वो हम लोग ने इतना सीरियसली किसने लिया किसने नहीं लिया, लेकिन वही जो प्रवृत्ति आदरणीय मोदी जी में है, वही प्रवृत्ति का प्रदर्शन आपको 2023 में दिख रहा है। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हाँ सर, स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट सर, वहां तो मुख्यमंत्री नहीं सर, ऐसा सर ऐसा है, मुख्यमंत्री आज की तारीख में बीजेपी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हर प्रकार का मंत्री एक ही आदमी है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। बाकी तो सब फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए सर रखे हुए, इनके किसी में कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। अगर मोदी जी क्या एक शब्द बोल दे तो क्या वो सीएम की हिम्मत है वहां काम करने की? मोदी आज आप सर यहाँ देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से शिवसेना को यहाँ पार्टी, यहाँ वहां आधे लोग वहां चले गए, आधे बीजेपी के यहाँ सपोर्ट कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी के साथ। तो एक महिला कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर के बारे में किसी ने कुछ कहा तो 1 घंटे में SIT की नियुक्ति होती है सर। और वहां इतनी महिलाओं के प्रति जो जिस प्रकार से दुर्घटना, में तो शब्दों से मतलब बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, उसके बावजूद वहां कोई भी उनको काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री अगर खुद बोल रहे कि ऐसे हजारों घटना, सैकड़ों घटना हुई है, तो उस मुख्यमंत्री को खुद को शर्म से डूब मरना चाहिए कि अगर तेरे में ताकत नहीं है, तुमको जो कसम खा के तुमने सीएम पोस्ट की ली है कि मैं संरक्षण करूंगा हर जात धर्म के और गोपनीयता का ये रखूंगा, काम करूंगा, उस कसम का भी तुमने त्याग किया है। जुनारकर साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब ने वेस्ट बंगाल वायलेंस को बहुत जबरदस्त तरीके से अपोज किया था। उन्होंने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज किया था, चौधरी जी, और पूरे आपके कांग्रेस के यूनिट वहां पर हंगामा कर दिया था कि इलेक्शन वायलेंस से लेके वायलेंस अगेंस्ट वुमन से लेके अभी जो लेटली अभी दिख रहे हैं कि डिसरोप ऑफ अ वुमन। तो स्टेट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इज टोटली अगेंस्ट ममता बनर्जी। बट ये बीजेपी का कहना है कि व्हाई इज सोनिया गांधी मम, व्हाई इज राहुल गांधी मम वेयर वुमन डिसरोपमेंट इज कंसर्न बंगाल। स्टेट तो आपका कांग्रेस लीडर्स बहुत चिल्ला रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ,
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी कुछ बोल रहे, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। ये सब दोगली जो आपके बीजेपी का कहना है, द टू वर्जन्स आपके हैं कि एक मणिपुर में क्रिटिसाइज करो, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान में कुछ मत बोलो। ये क्यों हो रहा सर? कि आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को कंडेम करना चाहिए डिसरोगमेंट ऑफ वुमन? जो चौधरी साहब ने तो कंडेम किया था, फाइट किया था सर। सर बिल्कुल 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 सर, हम लोग करते हैं, हमारी लोकल वहां की जो संगठन रहती है वो भी करते हैं, और आप और हम लोग इसमें से कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा इस प्रकार की दुर्घटना हो। सर एक दुर्घटना होना अलग बात है, और ये 80 दिनों तक 50,000 आदमी एक रिलीफ कैंप में जाना, 160-170 के आसपास लोगों की आंकड़ों में अपने पास जो गवर्नमेंट के उसमें मौत हो जाना, पता नहीं इससे भी ज्यादा लोग मर गए हो, लाखों रुपए का रोजगार डूब जाना, ये सब जो हो रहा है सर, और आप आंख बंद कर बैठना और किसी स्टेट में एक एक्सीडेंटली कोई दुर्घटना होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है सर। लेकिन ये बताइए जो भारतीय जनता पार्टी का हमला हुआ है, पलटवार जो हुआ है आप सब लोगों पे, कि भाई देखिए ये बात कर रहे हैं मणिपुर की, अपने गरेबान में भी तो झांक के देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान हैज बिकम द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ जो है वहां पर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो ना कभी थी, जब से वो कहते हैं जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है तभी से नहीं थी, और उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बैंगलोर में जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी वहां पर भी आप लोगों को कंडेम करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, ममता दी आप बताएं। और वहां पर तो उन्होंने कोई और ही शब्द का इस्तेमाल किया अनुराग ठाकुर साहब ने कि ये ममता नहीं है, निर्ममता है। तो आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमला हुआ है, आक्रमण हुआ है बाकी सारी गैर भारतीय जनता पार्टी संगठनों के ऊपर, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे सर? सर बिल्कुल मुकाबला, देखो मुकाबला पार्टियों का नहीं, मुकाबला ये विचारों का है, और ये गंदगी को साफ करने का ये है सर। कल आपको हमको सत्ता मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, सत्ता लेके भी अगर इस प्रकार का गंदी मानसिकता वाला समाज अगर हम दूर न कर सके, उनकी विचारधारा दूर नहीं कर सके, तो वो सत्ता की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपने जितने भी हमारे स्टेट गिनवाए जहां अगर ये चीजें हो रही है, तो उस चीजों का भी हम निषेध करते हैं, और उस चीजों पे भी कड़क कार्रवाई करेगी कांग्रेस की, वहां की लोकल सरकार करेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप बार बार अनुराग ठाकुर जी का आप बात कर रहे हैं सर, वो गोली मारो सालों को बोलने वाले, विधान व्यक्त करने वाले यही व्यक्ति है। तो इनके मुंह से सर ना ये बड़ी बड़ी भाषा सुनने कोई मजा नहीं आ रहा सर। कठोर आपको तो मजा नहीं आएगा ना सर, बाकी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको कैसे मजा आएगा? आप तो कांग्रेस के हैं, जैसे जो आप बोलते हैं वो अनुराग ठाकुर जी को पसंद नहीं आएगा, जो अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं वो आपको पसंद नहीं आएगा। मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर बिल्कुल पूरा। देखिए साहब, मेरा एक छोटा सवाल है, पूछ लो, सुनिए। देखिए साहब, भारत में शुरू से आज तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो। मणिपुर जो है वो आपको मिल गया है अभी, क्योंकि मणिपुर में 3 महीने से इसी प्रकार हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों चल रही हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं कि इसके ऊपर आप लोगों ने व्हाइट पेपर डिमांड क्यों नहीं किया है, कि अभी तक प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया गया उधर। इतनी हिंसा हो गई, इतने लोग रिलीफ कैंप में हैं, डर के भाग रहे हैं लोग इधर से उधर, तो मतलब इस पे श्वेत पत्र तो कोई जारी कीजिए कि वही चीफ मिनिस्टर अभी तक क्यों है वहां पे, बताएं सर। सर आपकी कोई सुनवाई कहां हो रही है, आप मुझे बताइए ना सर। आप सुनवाई की बात नहीं कर रहा हूं। अरे हाँ, यही बात कर रहा हूं, आप सवाल नहीं सुन रहे, आप सवाल नहीं सुन रहे। सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं 20 बार कहा है, हम सरकार को कुछ सुनाना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ भारत को सुनाना चाहते हैं, यानी इंडिया को सुनाना चाहते हैं। अभी तक आपने श्वेत पत्र तक नहीं मांगा है। आगे सरकार सुने या ना सुने वो दूसरी बात है, आप भारत के सामने ये बात क्यों नहीं रखते हो जुनेकर साहब? सर हम रख रहे हैं, पर ये हो सकता है कि हमारी आवाज कहीं कम है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग साथ में रहेंगे तो हमारी आवाज और लोगों तक पहुंचने में हम कामयाब हो जाएंगे।
आज आपको आज और कल जिस प्रकार से वीडियो सामने आने के बाद जो लोगों में गुस्सा है, उस प्रकार से आपको प्रतिक्रिया समझ में आ रही है कि लोग पूरा चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकशाही पर विश्वास ही कहाँ है। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछे तो वो पत्रकार जेल में चला जाता है। राहुल गांधी जी को इन्होंने किस प्रकार से हमेशा माइक बंद करके रखा और किस प्रकार से वहां की अदालत ने जजमेंट दिया तो उन्होंने तुरंत क्या कार्रवाई करके उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको घर पे भेज दिया, उनका घर खाली कर दिया। मतलब ये कितने डरपोक सरकार है। और सर आप हमेशा बोलते हैं कि ये डबल इंजन वाले, ये लोग बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार। अभी तो ट्रिपल इंजन हो गई, अभी तो ट्रिपल इंजन हो गई, डबल इंजन का ट्रिपल इंजन हो गए। सर ये लोग हमेशा वो जीसीबी वगैरह लेके जाके लोगों के घर उजाड़ते हैं। अगर कोई आरोपी उनको मिला तो ये मणिपुर में उनको वो सब नहीं मिल रहा है कि क्या समझ में कि नहीं मिल रहा है कि वहां आदमी नहीं पहुंच रहा कि उनके नाम कुछ अलग प्रकार के कास्ट के धर्मों के नहीं मिल रहे, इसके लिए उनका घर का एड्रेस एक कोशिश की गई सर, कल एक कोशिश की गई थी वैसे वो महिलाओं ने की, एक बेचारे का नाम डाल दिया गया था, वो किसी और क्राइम में इन्वॉल्व था, उसका नाम अब्दुल कुछ था, फिर बाद में उसको विड्रॉ किया गया। सर ये जो इन लोग ने व्हाट्सएप और आईटी के जो बोगस और वीडियो बनाने में पीएचडी की है इन लोग के आईटी के सेल ने, तो वो लोग सर इसके पहले के प्रदीप जी पूछे हैं, सर इसके पहले के प्रदीप जी सवाल आपसे पूछे हैं, मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। कल प्रदीप जी और मैं न्यूज चैनल देख रहे थे, अलग अलग शो शुरू करने के पहले देखते हैं हम लोग बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भाई। मैं और प्रदीप जी बड़ा ताज्जुब कर रहे थे कि यार मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, परसों वीडियो बाहर आ गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और 4 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर दिया गया है। मैंने सुना 5वां आदमी भी अरेस्ट हुआ है, बाकी सब भागे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पकड़ा जाएगा और सबको फांसी दी जाएगी। मतलब मैं तो चाहता हूँ ये पूरे मॉब में जितने लोग थे सबको फांसी दी जाए, सीधी बात है। लेकिन कल सारे चैनल जो हैं हमारे बड़े बड़े चैनल, वो तो उसको दिखा रहे थे, वो क्या है, वो क्या नाम है उनका, सीमा हैदर जो है, जो पाकिस्तान से आई हैं, नोएडा में किसी के साथ पबजी खेलते खेलते उन्होंने शादी कर ली उससे। कोई मणिपुर के बारे में कल बात नहीं कर रहा था, आज बात कर रहे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सीमा हैदर जी जो है ये भारत का सबसे बड़ा विषय है क्या सर? आपने देखा होगा कि 2014 के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोग और चैनल और पत्रकार ये अभी हाथ के उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उतने बचे हैं। पूरा एजेंडा वहां से सेट होके आता है और सभी जो भी बड़े चैनल है जिनके मालिक ऑलरेडी चरण स्पर्श और चरण में मोदी जी के बैठे हुए हैं, वो लोग उनकी स्टोरी, उनकी कहावत वाह वाह जैसे करते। पहले जमाने में सर राजा महाराजा ने कुछ भी बात कर दी तो उनको जो प्रधानमंत्री रहता है, अष्टप्रधान रहते थे, वाह करते थे। तो उसी प्रकार का ये गोदी मीडिया हो गया, हर चीज वो लोग बताते वो करते। आप और प्रदीप जी जैसे गिने चुने ईमानदार और व्यवस्थित खुद का दिमाग से काम करने वाले पत्रकार देश में और राज्य में बहुत कम बचे हैं। इसके लिए लोकशाही आज आपके माध्यम से हम लोग को देखने को मिल रही है और हमारी आवाज लोगों तक जा रही है, तो उसके लिए तो मैं आप दोनों को पहले सलाम करता हूं सर। और आपने ये कहा कि आप ये भी देखिए सर कि इन्होंने ये जो छोटे छोटे इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट को ये लोग इतनी महत्व दे रहे कि मोदी जी ने वो रोजगार के लिए कुछ। आपने सीमा हैदर को जवाब नहीं दिया यार, क्या मतलब है? सीमा हैदर कोई विषय ही नहीं सर। वो सीमा हैदर क्या विषय है? वो लोकल पुलिस स्टेशन। प्रदीप जी उसमें तो पिक्चर बनने वाली है, करण जौहर पिक्चर बना रहा है उसपे, सुना हमने। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज बोला है कि 20,000 MSMEs have shut down in 3 years। उन्होंने सरकार पे आरोप लगा दिया। गवर्नमेंट जॉब्स बोले 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स हैव नॉट बीन फिल्ड अप। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि 13.75 lakhs citizens have given up citizenship of this country, यानी देश छोड़ के चले गए और पासपोर्ट भी सरेंडर कर लिया और फॉरेन सिटीजनशिप लिया। जुनागढ़ साहब ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है। बट फडणवीस साहब से आप पूछोगे तो बोलेंगे कि यहाँ इंडिया इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला देश इंडिया होगा। देव फडणवीस जी का कहना। ट्रिपल इंजन सरकार बोले अमरावती में जो टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है, उस टेक्सटाइल पार्क में बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर हो जाएगा। एक रेवोल्यूशन है। और इस चीज को लोग इन पे विश्वास करें या आप पे? जुनागढ़ साहब खड़गे साहब पे विश्वास करें या
जैसे फडणवीस साहब बोलते हैं मोदी साहब 7-9 साल बेमिसाल पे विश्वास करें। जोरावर साहब। सर आप खड़गे साहब पे विश्वास कीजिए, सर आप हमारे पे विश्वास कीजिए, और सर कांग्रेस पे विश्वास कीजिए। हम लोग के पास किसी भी प्रकार का बोगस आईटी सेल नहीं और बोगस न्यूज नहीं है। सर 20,000 एमएसएमई आपकी बंद हो गई, अकेले सरकारी महकमों में 30 लाख पोस्ट खाली है, और मोदी जी जो पोस्ट दे रहे हैं, जो पोस्ट बांट रहे हैं, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड पोस्ट है। तो वो कोई मेहरबानी नहीं, उल्टे इतने दिनों से उन्होंने वो नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया ये बात है। सर अभी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार उन्होंने देने चाहिए थे वो हिसाब से, तो वो 18 करोड़ का तो आप सवाल कोई पूछना, मीडिया तो पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछेगा तो वो भी जेल में चला जाएगा। और सर फडणवीस जी की तो बात करने के कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि नरेंद्र सर उनको जन्मदिन की मुबारक तो दे दो, सर उनको हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। सर जन्मदिन है देवेंद्र जी का। मैं मुबारकबाद तो देता ही हूं, पर आप सोचिए सर, आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वो गांव के अंदर आदिवासी लोगों की मौत हुई है, जिस प्रकार से मणिपुर का वीडियो आया है, उसके बाद इतनी बड़ी पोस्ट के लोगों ने अपना कोई जन्मदिन मनाने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए। और इन्होंने जिस प्रकार से खर्चे किए एडमिट के, वो भी ना करते हुए गरीबों को कुछ मदद करते, फंड में मदद करते, तो इनका नाम ज्यादा रोशन होता। अजीत दादा ने मना कर दिया, अजीत दादा ने कैंसिल किया, अजीत दादा ने अपने जन्मदिन की सेलिब्रेशन। पर फडणवीस साहब ने क्या किया, अब देखे होंगे, उन्होंने 50,000 बोले रुग्ण मित्र रिक्रूट किया है। बोले 50,000 लोग जाके हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर, जो गरीब, जो दबे पिछड़े पूरे महाराष्ट्र में, उनको जाके सरकार का स्कीम समझा देंगे, सरकार का स्कीम में इनकॉर्पोरेट करेंगे, सेंटर का स्कीम लोगों को समझा देंगे। तो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। बट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बोल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे पे विश्वास करें, क्यों करें सर? सर ऐसा है सर कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से बड़े बड़े लंबे आंकड़े बोल के जो फेंका फेंकी करते रहते हैं ना, उसका महाराष्ट्र का मराठी एक प्रकार जो है वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी है, वो भी उनसे लंबी फेंकते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी जो लंबी फेंकेगा वही बड़ी पोस्ट पे जाएगा। यही 2018-2019 में आदरणीय फडणवीस जी ने कहा था 6 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने प्रोग्राम लिया था, जो बाहर से सब कंपनी आ रही है, उतना एमओयू हुआ है, और महाराष्ट्र ये होगा वो होगा। तो इनके सामने तो सर अभी 6 कंपनियां आपने बड़ी देखी जो बाहर चली गई, उसमें से फॉक्सवैगन कंपनी का तो काम भी बंद हो गया। जो अपने पास थी वो कंपनियां वो लोग संभाल नहीं सके, और लंबे आंकड़े देते। वृक्षारोपण के भी इन्होंने, मुनगंटीवार साहब ने बताया था कुछ 50-100 करोड़ झाड़ हमने लगा दिए। वो झाड़ कहाँ लगे आज तक भगवान को मालूम, वो झाड़ को फल आया कि नहीं आया, वो झाड़ कहाँ गए, उसकी क्या हो रहा है कि वो हर साल एक ही गड्ढे में वृक्षारोपण करते, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके बातों पे मत जाइए, जो वास्तविकता है वो अलग है, और आज की तारीख में जो महत्व के मुद्दे हैं उसके ऊपर से आपका नजर और ध्यान हटाने का काम करने के लिए सर एक छोटी चीज जो अभी प्रदीप जी ने आपको बताया ना, प्रदीप जी ने जो आपको अभी बताया, खड़गे साहब ने जो अभी आंकड़े दिए, वो जो आंकड़े थे वो 2011 से लेकर के 2022-2023 तक थे। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद प्रदीप जी और मैं बात करेंगे इस पे, बिकॉज दैट बिकम टू टेक्निकल एंड दिस शो विल बिकम टू लॉन्ग। सर 2022 में प्रदीप जी सुनने वाली बात है, 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है और विदेशों की नागरिकता को अपनाया है। ये आंकड़ा किसका है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नहीं है, ये आंकड़ा एस जयशंकर साहब का है। दिस वॉज एन आंसर गिवन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस to a written question. 2,25,620 Indians renounced their citizenship in 2022, 1,63,317 in 2021, 85,256 in 2020, 1,44,017 in 2019, 1,34,561 in 2018, and so on and so forth. और अभी तक का जो आंकड़ा है सर, अभी 2023 में हम लोग हैं 87,000 Indians have given up their citizenship. तो सर लोग भाग क्यों रहे हैं यहाँ से? टोटल 13.75 lakhs फ्रॉम 2011। सर वही आंकड़ा जो अभी आपने बताया था, द हिंदू की रिपोर्ट थी सर, 21 फरवरी 2023 की ये हिंदू की रिपोर्ट थी। 2025 लोग अमीरों ने जो छोड़ा, उसके हर व्यक्ति की आय 8 करोड़ रुपया थी, 8 करोड़ रुपया। और 8 करोड़ रुपया का जिसका आय है वो आदमी छोड़ता, तो उन्होंने वो कमेंट किया था कि यहाँ की न्याय व्यवस्था, एजुकेशन, हेल्थ ठीक नहीं है, इसके लिए हम यहाँ से जा रहे हैं।
तो अगर पढ़ा लिखा आदमी 8 करोड़ रुपए की जिसकी खुद की ताकत है, ऐसे 2.25 लाख आदमी अगर 2023 में चले गए हैं, और अभी आपने दूसरे आंकड़े गिनाए, ये सब आंकड़े तो ये 2022 में गए, सही बात है सर। तो ये आंकड़े आपने गिनाए सर, ये आंकड़े तो आपने यार किसी अच्छे लोगों ने, हिंदू ने रिपोर्ट ने मेहनत करके लाए नहीं है सर, नहीं ये आदरणीय सम्मानीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया है। ये तो सरकार की खुद की रिपोर्ट है, ये आंकड़े लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द गवर्नमेंट्स ओन रिपोर्ट, उनकी खुद की एडमिशन है। तो इसका मतलब हमारा देश जो है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्या वो नाउ 3,97,000 yes the fifth largest economy in the world, and Mr. Modi takes credit। जुनारकर साहब बोले कि 10 साल में नंबर 10 से नंबर 5 पे पहुंचे मोदी जी, बोले देश को लेके आया हूं, मेहनत देखिए, 10 साल में नंबर 5, एकदम 5 का जंप कर लिया है। और प्रदीप जी 2 साल में नंबर 3। तो सर उससे ये सब लोग वापस आ जाएंगे, ये सब लोग वापस आ जाएंगे सर। कोई नहीं आएगा। एक बार जो देश छोड़ के गया है सर, आज की तारीख में वापस कभी नहीं आता। खाली वो हिंदी गजल संदेश से आते हैं, उसी टाइप का गाना आपको गाना पड़ेगा। एक बार जिसने देश छोड़ दिया वो आने वाला नहीं है। और ये जो आपने अभी बोला कि हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जी का उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। ये अगर यहाँ देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर रहते तो भी आज यही होता, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास जब लोक संख्या होती है और उनका एक आय का शक्ति रहती है, तो उसके हिसाब से ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं सर। और अमेरिका की इकोनॉमी आज की जो टॉप में है सर, उसका 23 लाख करोड़ है, चाइना का 18 लाख करोड़ है, जापान का तीसरे नंबर पे 4.9 है, और हम 5वें नंबर पे 3.5 है। तो पहला दूसरा नंबर 23, 18 और लास्ट में हम 3.5। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें कोई खुशी करने की जरूरत नहीं सर, ऑटोमेटिकली काम। आपने कहा कि इनमें से कोई वापस नहीं आएगा। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन भी वापस नहीं आएगा। नहीं, वो देखो वो क्यों चले गए, मैंने आपको बताया। उन्होंने क्या बोला कि न्याय व्यवस्था, एजुकेशन, आप ठीक करेंगे ना, विश्वास नहीं है। आप ठीक करेंगे ना, तो आपकी सरकार आएगी तो आप ठीक करेंगे ना। बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से हम ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, देश भी सब ठीक होगा और भारत भी एक होगा। अगर हम लोग बाहर रहे, कल मणिपुर में अगर हम लोग बाहर रहे तो आप लोग कहीं जा नहीं सकते सर, हमको मालूम है। आप यहीं रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। मैं कुछ और बोल रहा हूं, अगर उसके पहले हमें कारावास में नहीं भेज दिया गया तभी करेंगे ना। नहीं, इसके पहले कि आपको इसी ये आए, इसके पहले गवर्नमेंट नहीं रहेगी। और सर जब भी ये आज का जो वक्त को याद करेगा 25-50 साल के बाद, तब भी मैंने इसके पहले भी बोला, आज भी बोलता हूं सर, कि आदरणीय डांबिया जी और आदरणीय राजीव बजाज जी का नाम बिल्कुल लोग फक्र से लेंगे कि पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण था और काफी लोग जिनको खाली झुकने को बोला गया था वो लेट गए थे। उस समय प्रदीप डांबिया जी जैसे, राजीव बजाज जी जैसे लोग अपना एक ताकत रख के खुद का शो करते थे और दबे हुए की आवाज लोगों तक पहुंचाते थे, उठाते थे, बिंदास काम करते थे और सरकार के खिलाफ सच्चाई पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे लोग हमेशा याद रखे जाएंगे और इतिहास में आप दोनों का नाम सर हमेशा याद रखा जाएगा सर। जी बिल्कुल, इतिहास में उन्हीं का नाम याद रखा जाता है जिनके फोटो के ऊपर माला होती है। तो मतलब आपने हमारा फ्यूचर हमें बता दिया। चलिए जुनारकर साहब, थैंक यू वेरी मच। मगर मानना पड़ेगा, आप जैसे एंथुसियास्टिक लोग बहुत जबरदस्त, अच्छा लगता है। बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा, बहुत पॉजिटिविटी। एंड द कांग्रेस इज वेरी लकी टू हैव समबडी लाइक यू। आप देखिए ना, कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी किस्मत वाली है कि उनके पास धनंजय जुनारकर साहब जैसे प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं। आप इसी तरह लगे रहें। कीप इट अप, वेरी वेल डन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। वैसे बाय द वे आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं आपको। खैर फिलहाल नमस्कार और वंदे मातरम। ओके, नमस्कार। चलिए, but I tell you, this is